हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आज हम लोग बीएसईबी से क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर जो कि है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो डील करेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर के बारे में महात्मा गांधी जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं उन्होंने क्या कहा है। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, सबसे पहले आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज़ कल्चर। सिविलाइजेशन मतलब हिंदी में जानते सभ्यता, कल्चर मतलब हिंदी में जानते संस्कृति। लेकिन सिविलाइजेशन यानी सभ्यता क्या? सभ्यता कहने का मतलब कोई ऐसा तरीका जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी कस्टम को, किसी बिलीफ को या फिर किसी अपने एम को अडॉप्ट करते हैं और बहुत सारे लोग मिल करके किसी चीज़ को जी रहे होते हैं, उसी को कहा जाता है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। और उस सभ्यता में जैसे किसी का खान पान का तरीका, किसी के ड्रेसिंग सेंस का तरीका, किसी के बोलने का तरीका, ये सभी बातें जो आएगी वो आएगी आपके किस में? कल्चर में आएगी। समझ गए? एक छोटा सा ओवरव्यू हमने लिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब रही बात महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी क्या कहा जाए इनके बारे में, जितना भी कहिए उतना कम है। सबसे पहले इनकी बॉर्न यानी इनका जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और इनकी डेथ जो है 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। देखिए, हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ एम होता है और वो हर एक चैप्टर अपने अपने आप में कुछ ना कुछ खास होता है। अगर बात हम इस चैप्टर की करें तो ये चैप्टर है क्या हमारा? ये एक ऐसे है। ऐसे कहने का मतलब लेख है, ठीक है। इसी चैप्टर में अगर हम आगे बढ़ें तो गांधी जी के बारे में जो ब्रीफ सबसे पहले हमें दिया गया है, किसी भी ऑथर के बारे में सबसे पहला जो ब्रीफ दिया गया है इस चैप्टर में भी दिया गया है और उसमें एक जिक्र आया है उनकी एक ऑटोबायोग्राफी का, है ना। अब देखिए, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? आत्मकथा। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए, ये बना कैसे? ऑटो, बायो और ग्राफी। ऑटो कहने का मतलब जो स्वतः हो जाता है ना। बायो कहने का मतलब यहाँ पे जीवन, है ना। और ग्राफी कहने का मतलब लिखना। तो वैसा कोई व्यक्ति जो कि अपने जीवन के बारे में खुद से लिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मतलब इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सत्य जो है कभी झुक नहीं सकता है, ठीक है। गांधी जी के अगर मूल्यों की बात करें तो इनके दो मूल्य थे। क्या क्या मूल्य था? एक था ट्रुथ और दूसरा था नॉन वायोलेंस। ट्रुथ कहने का मतलब सत्य। अब सत्य कहने का मतलब क्या? सत्य जो सच है, अगर सत्य की उत्पत्ति देखी जाए तो सत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारे जो वेद पुराण ये सब रहे हैं उन्हीं में से एक जो है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, उसी में से लिया गया है। वहाँ वहीं पे लिखा गया है का क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। और दूसरा नॉन वायोलेंस यानी अहिंसा, यानी हिंसा के ठीक विपरीत, जब हम किसी प्रकार का कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, है ना। और इसी दो चीज़ों की बदौलत, ट्रुथ और नॉन वायोलेंस की बदौलत, वो ये चाहते थे कि हमारा देश भी जो है क्या हो, इकोनॉमिक तौर पर भी डेवलप हो, यानी अ, आर्थिक तौर पर भी हमारा देश बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो। और साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति सेल्फ डेवलपमेंट करे, यानी खुद का विकास करे। और खुद का विकास कैसे करें, इसके लिए भी उन्होंने फिलॉसफी दिया था। मेडिटेशन यानी ध्यान का फिलॉसफी दिया था, ठीक है। रही बात गांधी जी की और जानने की कोशिश करें तो 36 वर्ष की उम्र में ही वो जो थे उन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। गांधी जी के अगर जीवन की बात करें, भारत में इनका जीवन वैसे तो शुरू बहुत पहले हो गया था, लेकिन राजनीतिक जीवन की बात करें तो चंपारण जो कि बिहार का ही एक छोटा सा जिला पड़ता है, ठीक है। छोटा सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जिला है। पहले चंपारण एक हुआ करता था, अब चंपारण को दो अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। और इन्होंने एक लाइन कहा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि क्यों ना इस लाइन को आपके साथ शेयर किया जाए। उन्होंने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। मतलब आप लोग ये हमेशा कहते रहते हैं कि भाई तुम बदलो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, है ना। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि आप जो ये चाह रहे हैं ना कि दूसरे लोग बदले, क्यों ना वो बदलाव आप अपने अंदर लेकर के आए, है ना।
चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अगर गांधी जी की थोड़ी सी बात और करें तो बहुत महान ऐसे हस्ती हुए जो कि गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। हमारे 12th क्लास के बुक में ही आगे चल कर के हम लोग जूनियर मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने भी अपना आदर्श गांधी जी को माना था। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी अपना आदर्श गांधी जी को माना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने भी अपना आदर्श उन्हीं को माना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने एक ब्रीफ जो है इस चैप्टर का देने की कोशिश की है कि ये चैप्टर आखिर जो कुछ भी है वो क्या है। सबसे पहले देखिए, लिखा मैंने बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। इस चैप्टर, इस चीज़ के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि आप जो हैं, माफ़ कीजिएगा, आप वो बदलाव बनिए जो कि आप दूसरों में देखना चाहते हैं। द एबव कोट, कोट कहने का मतलब उद्धरण। अब देखिए, जो डिफ़िकल्ट इंग्लिश के वर्ड हैं उसका मीनिंग मैंने बगल में ही लिख देने की कोशिश की है, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। इससे पहले आपसे हमारा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को अपने पास रखें, ठीक है। जिस जिस लाइन को मैं कह रहा हूँ कि वो शायद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उस लाइन को आप अंडरलाइन करते चले, ठीक है। उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखें और उसके बाद जो वर्ड आपके लिए डिफ़िकल्ट हो उस वर्ड को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले। अगर ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। वैसे आपका माइंड वहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है और गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एबव कोट इज़ फ्रॉम आर फादर ऑफ द नेशन। ये जो ऊपर का जो लाइन दिया गया है ये हमारे फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनके द्वारा दिया गया है। और हुम, और या फिर जिनको वी कॉल बापू अफेक्शनेटली, जिनको आज भी हम लोग बड़े ही प्यार से बापू कहा करते हैं। द ग्रेट पर्सनैलिटी was born in गुजरात and in his leadership India gained independence। ये जो जो महान व्यक्तित्व थे, है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। एंड इन हिज लीडरशिप, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी अगुवाई में इंडिया को जो है दिलवाया था। क्या दिलवाया था भाई? तो इंडिपेंडेंस दिलवाया था। इंडिपेंडेंस कहने का मतलब स्वतंत्रता दिलवाया था। स्वतंत्रता मतलब क्या? स्वतंत्रता कहने का मतलब स्वराज। अब स्वराज मतलब क्या? स्व और राज। स्व मतलब खुद का, और जहाँ पर राज चलता हो अपना, दैट इज कॉल्ड स्वराज, है ना। महात्मा गांधी, दिस सोल रिस्पेक्टेड बाय द वर्ल्ड फॉलोड टू प्रिंसिपल, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और ये जो महान आत्मा है ना, ये जो महान आत्मा है, इनकी जो है रिस्पेक्ट की जाती थी। एक वर्ड यहाँ पे छूट गया है, आई थिंक आप लोग ऐड कर लीजिएगा। दिस द सोल वॉज होगा यहाँ पर, ठीक है। द सोल वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द वर्ल्ड, फॉलो टू प्रिंसिपल। ये जो थे, ये व्यक्ति जो थे, दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा माना करते थे। एक था पहला उनका ट्रुथ, और दूसरा था उनका नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब वो एक आध्यात्मिक नेता थे। किसके मुकाबले में? पॉलिटिशियन के मुकाबले में। एक पॉलिटिशियन तो थे ही, पॉलिटिशियन थे तब तो उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई थी। पॉलिटिशियन तो थे, साथ ही साथ वो एक आध्यात्मिक नेता भी थे, है ना। अध्यात्म के बारे में मतलब कहने का सेंस ये, आध्यात्मिक मतलब क्या कि हमें जो है भगवान ने किस लिए भेजा है? हमें भगवान ने भेजा है कि अच्छे कर्म करने के लिए, ठीक है। गांधी जी हमेशा अपने कर्म को ही बताया करते थे। वो ये कहते थे कि आपका जो सबसे अच्छा कर्म है, आप कर्म करते चलिए, फल की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है। द प्रेजेंट चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट नेम्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये जो चैप्टर है आपका, ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब एक सार, सार मतलब एक संक्षिप्त की, नेम्ड जिसका कि नाम दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन दिस, इसमें ही टॉक्स अबाउट, इसमें वो बात करते हैं द ग्रेट, ही टॉक्स अबाउट द ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें वो बात करते हैं हमारे भारत के महान सिविलाइजेशन की, दैट एलिवेट्स, जो कि क्या करता है? एलिवेट करता है, ठीक
ठीक है। एलिवेट्स कहने का मतलब उठाता है, क्या उठाता है? द मोरल बीइंग, यानी आपके अंदर की नैतिकता को उठाता है। दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू, और ये जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से। इस चैप्टर को एक तो आप ये ध्यान में रखिए कि गांधी जी ने इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन की वेस्टर्न सिविलाइजेशन से तुलना की है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग उन दोनों सिविलाइजेशन के बारे में एक डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ये कहा है कि भारत की जो सभ्यता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कहीं से भी वो मुकाबला नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है कि मतलब वो भारत के अंदर के लोगों की, या फिर भारत के अंदर के लोगों की क्या, किसी भी जगह के लोगों की नैतिकता को वो उठाता है। और वही बात अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की करे तो इसकी जो प्रवृत्ति रही है, कैसी प्रवृत्ति रही है, माफ़ कीजिएगा, एक लाइन इसमें शायद नीचे जो है वो चला गया है। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम आप हमें दें। हाँ, टेंडेंसी टू मटेरियलिटी, एक वर्ड यहाँ पे शायद नीचे छूट गया है। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति रही है वो मटेरियलिटी की रही है। मटेरियलिटी की तरफ उसने ज़्यादा जो है ध्यान दिया है, झुकाव किया है। मटेरियलिटी कहने का मतलब क्या? भौतिकता। और भौतिकता मतलब क्या? कि सिर्फ वस्तु की पूजा, है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? वस्तु की पूजा करती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहने का मतलब जो यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर कहने का मतलब जो यूरोप के जो देश हैं, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है ना, ये सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो है इस तीसरे स्लाइड में मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जो पहला एक ब्रीफ जो दिया गया है ऑथर के बारे में, हमने वो लिखा है। चलिए इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहा हूँ, मैं उसका मीनिंग भी बता रहा हूँ, आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इनको जो है खास तौर पर जाना जाता था बापू के नाम से या फिर फादर ऑफ द नेशन के नाम से। 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी डेथ हुई थी। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये एक धार्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता थे। इसके मुकाबले में तो एक राजनीतिज्ञ के मुकाबले में ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया किसका? ट्रुथ, यानी सत्य का, एंड नन वायलेंस, और साथ ही साथ अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स, एज द चीफ वेपन्स मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में। वेपन्स कहने का मतलब हथियार। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, किसके खिलाफ उन्होंने अपनाया था? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने अपनाया था, है ना, इन इंडिया, भारत में। एंड हेल्प्ड इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस, और इन्होंने जो है मदद की थी इसी दोनों के माध्यम से, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के माध्यम से, कि भारत को उसमें आज़ादी मिले और वो भारत को आज़ादी दिलवाने में कामयाब भी रहे। फ्रॉम 1915 टू 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो भारत में इनकी इंडियन पॉलिटिक्स जो रही थी वो रही थी 1915 से लेकर के 1948, यानी 1915 से 1948 के बीच में रही थी। और इस पॉलिटिक्स के दरमियान पूरे भारतवर्ष में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व रहा था, है ना, हर और इनकी चर्चा की जाती थी। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। इनकी जो है डेथ की कर दी जाती है, मतलब इनको मार दिया जाता है किनके द्वारा? तो एक फैनेटिक के द्वारा। फैनेटिक कहने का मतलब क्या? धर्मांध। धर्मांध कहने का मतलब क्या? वैसा कोई व्यक्ति जो कि धर्म में अंधा हो गया है, इसको कि हम क्या कहते हैं? कट्टर कहते हैं, है ना, किसी और धर्म के बारे में वो सोचता ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक फैनेटिक के द्वारा मार दिए गए थे 1948 में। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveals him not only as an original thinker but also as a great master of cast idiomic English। अगर हम बात करें इनके जो ऑटोबायोग्राफी है
माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ विद ट्रुथ, और इसके साथ ही जो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स कहने का मतलब एक संक्षिप्त लेख, ठीक है, जो कि उन्होंने यंग इंडिया के बारे में लिखा था। यंग इंडिया के ये एक संपादक रहा करते थे। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी किस जो है वो एक मैगजीन से जुड़े हुए थे, तो आप याद रखिएगा यंग इंडिया उसका आंसर होगा। इन्होंने इसमें बहुत सारा जो है सो आर्टिकल लिखा था। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने जो भाषण दिए अलग अलग अवसरों पर। इससे ये प्रकट होता है कि नॉट ओनली एज द ओरिजिनल थिंकर, न सिर्फ वो जो एक खास तौर पर जो एक वो विचारक थे, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ केस्ट इडियोमिक इंग्लिश, बल्कि वो जो थे एक बहुत ही अच्छे विचारक भी थे। और साथ ही साथ अगर इंग्लिश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनकी इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छी हुआ करती थी और ईडियम से वो भरे पड़ा हुआ करते थे, ठीक है। और केस्ट की बात करें तो वो जो शुद्ध होता है, जो पवित्र होता है, दैट इज़ कॉल्ड केस्ट, ठीक है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, और ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये जो सार दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। इस शीर्षक में, इस चैप्टर में उन्होंने ये कहा है कि जो नींव है इंडियन सिविलाइजेशन की, ठीक है, वो नींव जो है वह इधर से उधर हुई नहीं है। जैसा पहले था वैसा अभी भी है, भले ही समय ढेर सारे बीत गए हों। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मिस द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो इनकी जो टेंडेंसी रही है, इनकी जो प्रवृत्ति रही है, वो मटेरियलिटी की ओर रही है ना, माफ़ कीजिएगा, मटेरियलिटी की ओर रही है, यानी जो भौतिकतावादी है उसकी ओर रही है। और इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये जो है इन्होंने मोरल बीइंग को एलिवेट किया है। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता को जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति ने आगे की ओर उठाया है। चलिए पैराग्राफ नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। I believe that the civilization and India has evolved is not to be beaten in the world. उनका कहना है कि I believe, मुझे पूर्णतः विश्वास है, that कि the civilization and India has evolved. The civilization मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो सिविलाइजेशन और इंडिया ने जो प्रस्तुत किया है, ठीक है, नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, इसका जो है सो कहीं पर जो है देश के किसी वर्ल्ड के कहीं पर भी इसे नीचे नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि इस सिविलाइजेशन की बात ही कुछ और है, किसी दूसरे सिविलाइजेशन से इसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है, तुलना नहीं की जा सकती है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, और वो कोई भी चीज़, ठीक है, मुकाबला नहीं कर सकती है जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे यहाँ बोया है। पूर्वजों ने जो बोया है, कहने का मतलब क्या कि हमारे जो पूर्वज थे, जो कुछ भी वो हमें दे करके गए, उसका मुकाबला और किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता है। रोम वेंट यानी रोम की अगर हम बात करें तो ये जो था चला गया मतलब क्या कि इसकी सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेथ, और ग्रीस में जो सिविलाइजेशन हुआ करता था उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ। द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, और फराव जो थे, है ना, मिस्र में जो फराव रहा करते थे उनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और रही बात जापान की, ये एशिया महादेश में ही है, और ये क्या हो गया है कि ये वेस्टर्नाइज हो गया, यानी पश्चिमी सभ्यता से ये ओतप्रोत हो गया है। अगर भारतीय सभ्यता की भी बात करें तो ये भी जो है वेस्टर्नाइज धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने अभी भी अपने इंडियन सिविलाइजेशन को और कल्चर को बचा करके रखा है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और रही बात चाइना की तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि चाइना से बाहर, चाइना की कोई भी न्यूज़ बहुत कम ही जो है वो निकला करती है, तो चाइना में क्या चल रहा है जल्दी कोई उसके बारे में बता नहीं पाते हैं। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये अभी भी किसी भी तरीके से या फिर किसी भी दूसरे तरीके से ठीक वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। The people of Europe learn their lessons from
the writings of the men of Greece and Rome which exist no longer in their former glory. अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लाइन से कई बार MCQS में क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। इनसे ये पूछा गया है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो हैं वो लिखने की कला वो कहाँ से सीखा करते थे, तो वो सीखा करते थे ग्रीस के लोगों से, है ना। ग्रीस के लोगों से वो ये राइटिंग सीखा करते थे। और रोम, जिसको कि रोम भी कहा जाता है, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और राइटिंग इनकी बहुत अच्छा हुआ करती थी। कहने का मतलब यहाँ के लोग जो थे वो लिखा बहुत अच्छा करते थे, लेकिन वो जो ग्लोरी पहले था, वो जो चीज़ पहले थी ग्रीस के सिविलाइजेशन में या फिर रोम के सिविलाइजेशन में, वो अब नहीं रही। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम, इस कोशिश में कि उनसे वो सीखे, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, और यूरोपियन ने उनको ऐसा आभास हो गया था कि उनको जो है क्या करना चाहिए, अवॉइड कर लेना चाहिए। अवॉइड करने का मतलब हटा देना चाहिए जो गलतियाँ ग्रीस और रोम के सिविलाइजेशन में की गई थी। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, और ये जो थी, लेकिन ये जो थी उनकी दयनीय कंडीशन रही थी, यानी ग्रीस के सिविलाइजेशन की, रोम के सिविलाइजेशन की एक दयनीय कंडीशन थी। एक अच्छी राइटिंग जिस सिविलाइजेशन में भली पढ़ी थी, वो जो है बिखर गई, गिर गई। चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और ठीक इन सब के बीच में क्या रहा, जितने भी सिविलाइजेशन आए वो गए, और इंडिया ठीक इसके बीच में ठीक वैसा ही रहा जैसा पहले था। इमोवेबल मतलब ये अडिग रहा, ठीक है, ये अडिग रहा, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही इसकी क्या है, स्पेशलिटी है, मतलब यही उसकी महानता है। इट इज़ अ चार्ज, और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that is not possible to induce them to adopt any changes. भारत पर हमेशा से यह एक आरोप लगाया जाता रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, स्टॉलिड हैं, मंदबुद्धि हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस दैम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, और ये जो है इस पर यह भी कहा गया है कि ये कहीं से भी किसी और चीज़ों को ग्रहण भी नहीं कर सकता है ना। मतलब भारत के लोग इतने ज़्यादा असभ्य हैं, इतने ज़्यादा अज्ञानी हैं, इतने ज़्यादा मंदबुद्धि हैं कि इन्हें कुछ सिखाने की कोशिश की जाए तो वो जल्दी कुछ सीख नहीं सकते हैं। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और गांधी जी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अगर हम मंदबुद्धि हैं, अगर हम असभ्य हैं, अगर हम अज्ञानी हैं तो ठीक है, हम किसी दूसरे चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहते हुए इस बात को काटा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ रखा नहीं है जो कि इंडियन सिविलाइजेशन का मुकाबला कर सके। What we have tasted and found true on the anvil of experiences, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी हमने जो है टेस्ट किया है, जो जिस चीज़ को भी हमने चखा है या फिर महसूस किया है, और जो कुछ भी हमने स्थापित किया है वो बिल्कुल सही है ऑन द एनविल ऑफ द एक्सपीरियंस। एनविल कहने का मतलब होता है निभाई, या फिर एनविल कहने का मतलब हम हिंदी में एक और शब्द है कसौटी भी कह सकते हैं इसको, ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो कुछ भी हमने देखा है, हमने सीखा है, वो हम सब अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने अडॉप्ट किया है, उस चीज़ को ग्रहण किया है। वी डेयर नॉट चेंज, और हम में हिम्मत भी नहीं है, हम हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम बदलें, है ना। कहने का मतलब हमारे जो संस्कार हैं, कोई बड़े लोग आते हैं उनका पैर छू करके हम लोग प्रणाम किया करते हैं, है ना, उनसे आशीर्वाद लिया करते जाते समय भी, ये जो है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं है। और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि पहले जो भारत के बारे में ये कहा जाता है कि वैसे कोई लोग और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि
हाँ, और हम लोग बात कर रहे थे, चलिए इस लाइन को फिर से शुरू करते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। What we have tasted and found true on the anvil of experience we dare not change। और जो कुछ भी हमने सीखा है, ठीक है, वो हमने अपने सत्यता और अपनी कसौटियों पर रख करके सीखा है, हमने उसका अनुभव किया है, फिर जा कर के हमने उसे सीखा है। वी डेयर नॉट चेंज, और हम में हिम्मत भी नहीं है कि हम वो चीज़ जो कि हमने सीखा है उस चीज़ को बदले, या फिर कोई दूसरी चीज़ जो कि हमें हमारी सभ्यता के अगेंस्ट है ना, जो कि हमें कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है, हम उसको अडेप्ट करें। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश किया है कि भारत पर जो है किसी भी तरीके का कोई चीज़ जो है थोपी जाए, है ना, कोई सभ्यता संस्कृति वो थोपी जाए। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन फिर भी अगर भारत की बात की जाए तो वो ठीक ऐसे ही रहा है जैसे पहले हुआ करता था। दिस इज़ हर ब्यूटी, और यही इसकी क्या है, सुंदरता है। हर कहने का मतलब भारत को हम लोग माँ कह करके बुलाते हैं, इसलिए हर का यूज़ किया गया है। इट इज़ द शेयर एंकर ऑफ आवर होप्स, और ये क्या है, ये जो है हमारी सुरक्षा का, है ना, हमारी आशा का एक मजबूत स्तंभ है जो कि कभी बदल नहीं सकता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 की बात करें। सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन एक ऐसा व्यवहार का तरीका है जो कि क्या करता है, पॉइंट्स आउट करता है, यानी इशारा करता है टू मैन, मनुष्य को, कि क्या, कि वो जो है अपने कर्तव्य के रास्ते पर चले। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अगर हम बात करें ड्यूटी की, अगर हम बात करें निगरानी करने की, तो ये क्या है, अपने आप में जो है सो परिवर्तन होते रहते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। अगर हम मोरल को ऑब्जर्व करें, ध्यान दें, ठीक है, तो मोरल क्या सिखाता है, मोरल ये सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने माइंड पर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। एंड आवर पैशन, और हम अपने जो हमारा जो जोश है, हमारा जुनून है, हम उसे कैसे जो है आगे बढ़ा पाते हैं, उस पर कैसे नियंत्रित कर पाते हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, और ये सब चीज़ जो हम कर रहे होते हैं, हम अपने आप में बहुत कुछ जान रहे होते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अगर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में सिविलाइजेशन मतलब क्या, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट कहने का मतलब अच्छा व्यवहार, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, तो कि गुजराती टर्म में, गुजराती लैंग्वेज में सिविलाइजेशन मतलब क्या, तो ये याद रखिए, गुड कंडक्ट होता है, ठीक है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। इफ़ द डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, एंड दिस इज एज इट शुड बी। अगर ये डेफिनेशन सही है, देन इंडिया, अगर मतलब कहने का ये कि सिविलाइजेशन का अगर डेफिनेशन सही है, गुड कंडक्ट होता है, तो अगर इंडिया की बात करें, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और ये ठीक ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, नंबर 5। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को तो बिल्कुल आप कंठस्थ कीजिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। माइंड क्या है, वो एक बेचैन बर्ड की तरह है ना। किसी भी बर्ड को देखिए तो वो एक जगह स्थिर लगभग नहीं के बराबर रहती है ना। और हमारा मन भी क्या है, ठीक ऐसे ही है। द मोर इट गेट्स, मतलब यह जितना इसे चाहिए होता है, द मोर इट वॉन्ट्स, और जितना इसको मिलता है, ठीक वह और की ओर इशारा करते रहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जितना भी आप इसको दे दीजिए लेकिन ये कभी संतुष्ट होता है, बिल्कुल नहीं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। अब जितना हम अपने पैशन की ओर भागते जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम क्या करते हैं, अपने आप में जो है सो अनियंत्रित हो जाते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं।
आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडलजेंसेस। इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, क्या किया उन्होंने, हमारा एक लिमिट तय कर दिया कि हमें किन किन चीज़ों में संलिप्त होना है। संलिप्त कहने का मतलब शामिल होना है। दे शॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। और उन्होंने पहले ही देख लिया था कि हैप्पीनेस जो है वो कुछ और चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारा माइंड ही है। मतलब आप दिमाग से सोचे तो आप खुश हैं, और अगर आप दिमाग से सोचे ये कि हम दुखी हैं तो आप दुखी हैं। मतलब आपका माइंड ही जो है वो तय करता है कि आप सच में आप सुख हैं, मतलब खुश हैं, या फिर आप दुखी हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, और ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा आज के पार्ट 1 का। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। एक कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि जो रिच है यानी जो अमीर है वो खुश हो, और अनहैप्पी बिकॉज इज पुअर। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो है नाखुश है क्योंकि वो एक गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। रही बात रिच की, तो उनके बारे में ये गांधी जी ने कहा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी नाखुश रहा करते हैं, एंड द पुअर भी हैप्पी। और रही बात गरीब लोगों की, तो बहुत सारे गरीब लोग भी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। और जाहिर सी बात है, हमेशा ऐसा होता रहेगा, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब ही बने रहे हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxuries and pleasures। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हटाया, है ना, किस चीज़ से हटाया, अपने आप को लग्जरीज से और प्लेजर से। लग्जरी कहने का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपकी सुख सुविधाओं में और ज़्यादा इंक्रीजमेंट करता है। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में एक टेबल फैन है ना, और गर्मी उससे जा सकती है, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं अब एक कूलर चाहिए, फिर कहा नहीं अब एक एसी चाहिए। तो कूलर और एसी क्या हो गया, वो हो गया आपका लग्जरीज आइटम। तो हमारे एंसेस्टर ने अपने आप को हटा लिया, किस चीज़ से हटा लिया, यही लग्जरीज सारी चीज़ों से, और साथ ही साथ जो खुशी है, ठीक है, इन सभी चीज़ों से। प्लेजर कहने का मतलब वो खुशी नहीं जो कि सचमुचे वाली खुशी होती है, ठीक है। लोग अभी खुशी को सिर्फ एक ही महत्व देते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, कि जितनी ज़्यादा वस्तुएं उतना ज़्यादा खुश, है ना। तो हमारे एंसेस्टर ने ये नहीं कहा, उन्होंने तुरंत ही जो है सो अपना माइंड यहाँ से हटाया। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। वी हैव मैनेज, हम लोगों ने मैनेज करके रखा है, विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो, मतलब जो हमारा जो खेत खलिहान है, खेत है, ठीक है, जो पहले हुआ करता था ठीक वैसे अभी भी है ना। बहुत सारे लोग, ये है कि हम लोग थोड़े बहुत बदल रहे हैं, लेकिन जो हमारी सभ्यता, जो मूल संस्कृति हुआ करती थी, वो अभी भी है। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and in our indigenous education remains the same as before। और रही बात, उन्होंने ये कहा कि जो कॉटेजेस हमारे पहले हुआ करती थी, कॉटेज कहने का मतलब झोपड़ी, जो पहले हुआ करती थी अभी भी है, ठीक है। और इंडिजीनियस जो एजुकेशन हुआ करता था, स्वदेशी तरीके से सीखने की जो कला हुआ करती थी, वो अभी भी है। We have had no system of life coding competition। We have had no system of life coding competition। मतलब हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं किया है जो कि क्या करती है, जिंदगी में ही दूसरे लोगों की ज़िंदगी से कंपटीशन किया करती है ना। ईच फॉलो हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड और चार्ज रेगुलर वेज। और हर एक व्यक्ति क्या है कि अलग अलग अपना ऑक्यूपेशन करता है, यानी पेशा किसे कहते हैं, अ वर्क दैट इज़ डन बाय अ पर्सन टू अर्न सम मनी। मतलब ऐसा कोई काम जो कि आप करते हैं और उसके बदले जो आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। और कोई भी व्यापार करता है और वो अलग अलग अपना व्यापार करता है, अलग अलग अपना पेशा बनाए हुए है, और जो उनकी मजदूरी हुआ करती है वो मजदूरी वो लिया करते हैं, ठीक है। सो दैट्स फॉर
बस आज के क्लास के लिए इतना ही, पार्ट 1 के लिए। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा आप लोगों को, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली कोई आ गए थे और मेरा माइंड जो है वहाँ चला गया था। कोशिश ये की जाएगी मेरी तरफ से कि अगले क्लास में पार्ट 2 में इस तरीके की डिस्टरबेंस ना हो। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।